नमस्कार, मैं रन और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत। आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली। लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। लखीमपुर वाले मामले में जमानत मिली है। आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से यह जमानत दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता दें, लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा और उसे हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिली। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में लखीमपुर हिंसा का यह मामला भी खूब चर्चाओं में रहा और इस वक्त आज आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा। तमाम जो संगठन थे उन्होंने इस मुद्दे को खूब चर्चा दी, खूब उछाला गया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिली है। आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। लखीमपुर खीरी में जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर गाड़ी चलाने का आरोप है आशीष मिश्रा के ऊपर, और जिसमें लोगों की मौत हुई थी। और अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिली है। तो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का आरोप है आशीष मिश्रा के ऊपर और अब उन्हें जमानत मिली है। लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, को किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें जमानत दी गई है हाई कोर्ट से। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिली है। आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी है आशीष मिश्रा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत दी गई। आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। लखीमपुर में किसान आंदोलन कर रहे थे और तब ये आरोप लगे आशीष मिश्रा के ऊपर कि उन्होंने अपनी गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी। और हमारे सहयोगी शेखर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शेखर, ये बड़ी खबर इस वक्त आई है, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत दे दी गई है। ये एक ऐसा मामला था जो पूरा चुनावी मुद्दा बन गया था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश में पहले फेज के जिस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं और उस समय पर ये जो रुका हुआ फैसला आ गया है, यानी फैसला सुरक्षित था, जिस तरीके से रिलीज किया गया है उसके बाद जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं एक व्यापक असर देखने को मिलेगा, खासतौर से उन तबकों में जो अजय मिश्रा टेनी के विरोध में रहे हैं या जो अजय मिश्रा टेनी के समर्थक हैं। तो इस तरीके का एक ये जो फैसला आया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीजों को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस खबर का इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बात को समझने की जरूरत है खासतौर से, क्योंकि पहला और दूसरा फेज जो है वो इसी बेल्ट में है। खासतौर से तीसरे और चौथे फेज आते आते चौथे फेज में अवध लगेगा। तो तीसरा फेज पहले फेज से लेकर के चौथे फेज तक ये पूरा मामला इसी तरीके से प्रभाव डालता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी वो किसानों के जिस तरीके से बाहर से लेकर के किसान आए थे और जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद मंत्री की बर्खास्तगी की मांग हुई, ये बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो लगातार प्रभाव डाल रही थी। इसका राजनीतिकरण हो रहा था, राजनीतिकरण हुआ भी। और अब जब ये फैसला आया है कि आशीष मिश्रा जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनकी जमानत अर्जी मान ली है। लेकिन बिल्कुल शेखर, भारतीय जनता पार्टी अपने को डिफेंड जरूर यहाँ पर कर सकती है कि गिरफ्तारी की गई और जैसा कि ये अदालत का फैसला है, अदालत ने जमानत दी है, तो इसमें कोई भी पार्टी या किससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, देखिए, इसका दोनों तरीके से प्रभाव पड़ेगा। इस बात को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे सुबह जयंत चौधरी का एक ट्वीट गया कि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, मुझे बिजनौर जाना है, तो इसके कई मैसेज है। जो उनकी सहयोगी है, क्या उनके साथ वाले भी वोट डालने ना जाएं? एक मैसेज ये भी है। इसी तरीके से आशीष मिश्रा को जो रिलीज किया गया है, तो ये जो पूरी बेल्ट है इसमें वोटों का पोलराइजेशन, यानी जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी प्रभाव है
और जो इस पूरे आंदोलन का विरोध कर रहे थे या जो ये मान करके चल रहे थे कि ये किसान नहीं है, ये अपनी तरह से विरोध करने वाले आंदोलन जीवी हैं, तो इन दोनों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। ये अपनी जीत मनाएंगे और वो उसको कटघरे में खड़ा करेंगे और बीजेपी पर निशाना साधेंगे। तो पोलराइजेशन का जो पीक है वो यहां पर देखा जाएगा। चलिए शेखर, आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की लड़ाई शुरू हो गई। वोटिंग को लेकर लोगों में जोश हाई है। पोलिंग सेंटर्स पर मतदान करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं। महिला हो या बुजुर्ग, कोई भी पीछे नहीं है। नोएडा में वोट करने पहुंचे कुछ बुजुर्गों से बात की मेरे सहयोगी नमित त्यागी ने। यूपी के अंदर पहले फेज की वोटिंग आज हो रही है और इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा में भी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए खुद ज्यादातर लोग बाहर आ रहे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? जेयू मनसुखानी। कितनी एज है आपकी? 90 एज है। ये बताइए कि आखिर इस बार नोएडा में आप वोट डालने पहुंचे हैं, क्या आपके दिमाग में चुनावी मुद्दे हैं इस बार? चुनावी मुद्दे ये है कि देयर शुड बी डेवलपमेंट एंड वी शुड नॉट केयर मोर फॉर रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर। इसके अलावा बात करें तो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको आपको कैसा लगता है? प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था की है? अच्छी व्यवस्था की है, नो प्रॉब्लम। बाबा, ये बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार, क्या योगी जी को फिर से वापस आना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? ये तो नहीं बता सकते ना कि कौन सी सरकार आनी चाहिए, ये तो पब्लिक में नहीं बोलेंगे ना हम अपनी ट्रेन। वो जो वोट दिया सीक्रेट ही है। लेकिन आपको लगता है कि नोएडा में पिछले 5 साल में कुछ विकास हुआ, कुछ तस्वीर बदली? नहीं, बदल तो ही है लेकिन विकास तो लिमिटेड हुआ है। कानून व्यवस्था सुधरी है कुछ? थोड़ी सी। तो बिल्कुल ये देखिए 90 इयर्स के ये बुजुर्ग हैं और ये वोट डालने के लिए नोएडा के सेक्टर 15A में पहुंचे हैं और कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि थोड़ी तस्वीर जो है वो नोएडा की कानून व्यवस्था में बदली। हालांकि इन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि इनकी पसंद क्या है और इन्होंने वोट कहां पर डाला और ये किसकी सरकार 2022 में आने की इनकी उम्मीद है, ये मना करा इन्होंने बताने के लिए। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नोएडा के अंदर लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर सबकी आज निगाहें हैं, क्योंकि अब तक जो है नोएडा के अंदर कभी भी 50% से ऊपर मतदान नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो मेरे तमाम सहयोगी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और आपको हर पल की खबर दे रहे हैं। तमाम इलेक्शन की हर ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे तमाम सहयोगी आप देख सकते हैं जगह जगह पर मौजूद है। सीधा रुख करते हैं पहले शेखर का। शेखर, अभी तक अगर ओवरऑल बात करें कितना वोट परसेंटेज है और किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है? देखिए, चुनाव लगातार मतदान का जो प्रतिशत है खासतौर से वो लगातार बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। सुबह 7 बजे के आसपास जब शुरू हुआ, 9 बजे जो पहला आंकड़ा आया वो 7-8% के आसपास था। उसके बाद ये 20% पहुंच गया जैसे 11 बजे का आंकड़ा आया है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से अधिकारी आ गए हैं जो 1 बजे का आंकड़ा है उसको ब्रीफ करने के लिए हैं। हम लगातार यहाँ पर आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, ब्रह्मदेव राम तिवारी जी आ गए हैं। अरे बाइक होने जा रही है, मत करिए। हाँ, और हम आपको तिवारी जी से सीधे जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के 58 विधानसभा क्षेत्रों में जो आज मतदान हो रहा है उसमें दोपहर 1 बजे तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार 35.03% मतदान हुआ है। इनमें शामली में 41.16%, मुजफ्फरनगर में 35.73%, मेरठ में 34.51%, बागपत में 38.01, गाजियाबाद में 33.40, हापुड़ में 39.97, गौतम बुद्ध नगर में 30.53, बुलंदशहर में 37.03, अलीगढ़ में 32.07, मथुरा में 36.26,
आगरा में 36.93% मतदान हुआ। इस प्रकार 35.03% मतदान की रिपोर्ट प्राप्त हुई। और हमारे साथ ब्रह्मदेव राम तिवारी जी हैं। हम लगातार एक बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी क्या अपडेट्स आ रही हैं, किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है? कई जगहों पे ईवीएम की सूचना आई, मेरठ में ये सूचना आई थी कि मस्जिद से ऐलान हो गया कि वोट किसके पक्ष में दें, अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। जो भी शिकायतें आई हैं उनका तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है और मतदान हर जगह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मतदान के समय पे ईवीएम खराब होने की कुछ जगहों पे बात आई थी, क्या अभी दोपहर बाद इस समय पे भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं? देखिए, मशीनों में कहीं कहीं सूचनाएं आ रही हैं और उन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही कराई जा रही है। एक चीज और, क्योंकि अब ये तीसरा जो पहर है वो बदल रहा है, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग अब तक वोट डाल के नहीं आए हैं वो कब तक वोट डाल सकते हैं, और लाइन में लगने की जो एक प्रक्रिया है उसको भी जरा बता दें, ताकि महिलाएं हैं बहुत सारी अब निकलेंगी। जी हाँ, अभी तक 1 बजे तक आप देखें अमूमन 6 घंटे का मतदान समय बीत चुका है और सायं 6 बजे तक जो मतदान का समय होता है, अर्थात लगभग 5.5 घंटे का अभी और मतदान चूंकि प्रक्रिया चल रही है। अभी 6 घंटे का मतदान की रिपोर्ट, 5 घंटे के मतदान की रिपोर्ट और आनी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि समय लोग भारी संख्या में आएंगे और जो भी व्यक्ति 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएगा उसे मतदान करने का पूरा अवसर मिलेगा और सभी का मतदान सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि वो समय सीमा के भीतर अपने मतदान केंद्र पर हैं तो अभी भी अच्छी उम्मीद है कि बेहतर और बेहतर मतदान होगा। सर, कोई आंकड़ा ऐसा भी है क्या कि जो प्रॉब्लम्स आई वो आपने रेक्टिफाई की हो, कुछ उसका आंकड़ा है क्या? जी हाँ, जो भी समस्याएं आ रही हैं, चूंकि एक तरह से फ्लक्चुएटिंग हैं और कई फोरम्स पर एक साथ जो है चीज़ें आ रही हैं, तो मैं एग्जैक्ट फिगर तो अभी मेरे पास नहीं है, और लेकिन जो भी शिकायतें आई हर फोरम से उनको तत्काल संज्ञान लेते हुए समाधान कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो न्यूज़ इंडिया पर आप सुन रहे थे ब्रह्मदेव राम तिवारी जी को, जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो न सिर्फ आगे बढ़ रही है, बल्कि जो लखनऊ का ये सेंट्रल कमान बनाया गया है, यहाँ पर अधिकारी बड़े मुस्तैद हैं। कॉल सेंटर जैसा एक नजारा भी है यहाँ पर, जहाँ बिल्कुल। और शेखर, आपका साकर ने तमाम आपको जानकारी दी, आपको बताया कि कितना इस वक्त परसेंटेज हुआ है और किस तरह से जो समस्याएं आई थी वो सुलझा ली गई हैं। तो ये तमाम जानकारियां चाहे ग्राउंड जीरो से हो या फिर कंट्रोल सेंटर से हो, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब रुक करते हैं गाजियाबाद का, जहां मेरे सहयोगी संजीव वहां मौजूद है। संजीव, क्या खबर है गाजियाबाद से, किस तरह की तस्वीरें आ रही है मतदान की? देखिए, बिल्कुल अगर सिटी की बात करें तो पहले सिटी में भी जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है, और इस वक्त में मोदी नगर, जो कि देहात क्षेत्र पड़ता है, गाजियाबाद की विधानसभा है, और यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो है तमाम जो लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए निकली हैं, और क्योंकि जिस तरह से जो है निर्वाचन आयोग ने जो है जो व्यवस्था की थी कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए जाएंगे, स्मार्ट बूथ बनाए जाएंगे। अगर गाजियाबाद की अगर बात करें तो मोदी नगर विधानसभा है, जहाँ पर जो है गन्ना किसान बड़ी मात्रा में है, और यहाँ से जो है सुदेश शर्मा है जो गठबंधन के प्रत्याशी, और मौजूदा विधायक मंजू सिवाचे जो कि भाजपा की प्रत्याशी है, वो भी फिलहाल जो है अभी जो है चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग घर से निकल रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय है तो ज़्यादा जो है लोग घर से निकल रहे हैं, लाइनें लंबी होनी शुरू हो गई हैं। तो तमाम जितने भी यहाँ पर जो है बूथ बने हैं वहाँ पर जो है लोगों की ज़्यादा भीड़ निकलनी शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह जिस तरह से ठंड थी लोग कम आ रहे थे, लेकिन अब जो है दोबारा से जो है लोगों का आना शुरू हो गया है। संजीव, क्या आप कुछ लोगों से बात कर पाएंगे? आपके पीछे आपके लंबी लाइन लगी हुई है संजीव, क्या बात कर पाएंगे? एक बुजुर्ग महिला भी मुझे नजर आ रही है आपके पीछे, किस तरह? बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कि आखिरकार ये बताइए किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, किस तरह का नेता आप चाहते हैं? हम तो स्वच्छ नेता चाहते हैं, बढ़िया नेता चाहते हैं, जो काम धाम भी करे और पब्लिक का भी ध्यान रखे, सब कुछ। ये बताइए, क्योंकि देखिए ये 5 साल में एक बार अवसर मिलता है वोट करने का, सही सरकार चुनने का, सही प्रतिनिधि चुनने का, तो किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का प्रतिनिधि हो आपका? सरकार बहुत मजबूत चाहिए, और आज बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं तो काफ़ी टाइम बाद वोट डालने के लिए आया हूँ, और बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ, लोगों में बहुत क्रेज़ है वोट का। और अब देखो, बहुत क्रेज है वोट का। कुछ यहाँ पर जो है, जी बताइए।
जो देश हित में हो वही सरकार है, उसी चाहिए। देश हित में हो वो सरकार आए। कुछ यहाँ पर जो है छात्र युवतियाँ भी, उनसे बात करेंगे। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पहली बार ये वोट कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। तो क्या मन में है कि भाई किस तरह का नेता हो आपका, किस तरह की? ऐसा ही आना चाहिए, योगी जी से ही चाहिए। देखिए इनके अपने अपने लोगों के। चलिए संजीव, सीधा मेरठ का रुख करते हैं। गाजियाबाद में हमारे सहयोगी थे संजीव, जो कि मतदाताओं से बात कर रहे थे। फर्स्ट टाइम वोटर भी आप बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। और कमल मेरठ से जुड़े हुए हैं। कमल, अब क्या स्थिति है मतदान सेंटर की जहां पर आप मौजूद हैं? कितनी भीड़ है और आपके साथ लगता है कुछ लोग भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपडेट देना चाहूँगा कि मतदान की रफ्तार अब पकड़ ली गई है। जो 1 बजे का अपडेट आया है उसमें मेरठ के सभी 7 विधानसभा से जो औसतन पोलिंग हुई है वो 34% हुई है। तो माना जा सकता है कि जो अगले 5 घंटे की पोलिंग है कहीं ना कहीं 60 या 65% से ऊपर ये पोलिंग जा सकती है। मौसम भी साथ दे रहा है। शुरुआती दौर काफी ठंडा रहा था, कोहरा था, इस वजह से लोग घर से बाहर निकल के नहीं आए थे। लेकिन अब कहा जा सकता है कि अगले कुछ घंटे जो है अहम है और पोलिंग बढ़नी चाहिए। मेरे साथ कुछ महिला वोटर यहाँ पर हैं जो वोट डाल के आए हुए हैं, कुछ एल्डरली हैं, कुछ युवा वोटर भी हैं। सबसे पहले युवा वोटरों के पास चलते हैं कि आखिर वो क्या सपना देखते हैं, कैसा लीडर चाहिए, क्या मुद्दा रहा और किस आधार पे आप अंदर जब वोट डाल के आई तो आपने क्या दिमाग में रखा कि आपको चाहिए? वैसे तो सभी चाहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा हो जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके, सारे धर्मों को एक साथ लेके चल सके। तो मतलब सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सबकी परेशानी सुननी चाहिए और ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि पहले तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों को साथ लेके चलें और देश में किस चीज़ की कमी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है और कोविड टाइम में जो है अब लोगों ने अपनी नौकरी बहुत खोई है। तो लोगों को मतलब जो एलिजिबल हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी दी जाए, जिस वजह से हमारा लोग विकास करेंगे, साथ साथ हमारा देश भी विकास करे। जी बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा है। आपके पास चलते हैं, आप क्या? मेरा भी ये कहना है कि जो हमारा कोई भी लीडर हो वो सबको एक साथ लेके चले, अपने युवाओं के लिए सोचे, अपने देश के लिए सोचे। जो हमारा पहले विकास नहीं हो पाया उसको, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। क्या युवा इस टाइम युवा और हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कोविड के टाइम में, तो हमें उस चीज़ को देख के ऐसे लीडर का चुनाव करना है जो हमारी परेशानियों को आगे समझे और हमें उस चीज़ का परेशानी हमारे को आगे उठानी ना पड़े, देश हमारा विकास करे, हम भी बढ़े साथ में और पूरा हम सब मिलकर सहयोग करके अपने देश को बहुत आपके पास रुख करता हूं। और मेरा सीधा सवाल है, 2 टाइम का सिटिंग एमएलए संगीत सोम और दोबारा एक इलेक्शन लड़ रहे हैं अतुल प्रधान, और पहले भी लड़ चुके हैं, तो किस आधार पे आप वोट डाल के आए? क्या सोचा कि आपका नेता जो मौजूदा है उस पर भी दामोदार है और कोई जो नया आएगा या रिपीट करता है तो उसका क्या दामोदार है? हम तो ऑलरेडी जो चुन चुके हैं उसको तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा अब जो आए। चलिए कमल बेहद ही वो गोपनीय होता है अपने मतदान किसको दिया, क्या दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो एक अच्छी बात निकलकर यहाँ पर आई, जो महिलाएं वो अपने मताधिकार का प्रयोग भी करती हैं और अपना कर्तव्य भी जानते हैं। ये लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उनका कहना है कि नेता ऐसा जो देश की सुने और हम भी उसमें विकास में सहयोग करें। और सीधा रुख करते हैं मथुरा का। बेहद ही खूबसूरत और धार्मिक नगरी मथुरा में हमारे सहयोगी नीरज मौजूद है। नीरज, सुबह से आप पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, पेड़ा बड़ा मशहूर है, कुछ पेड़ा, जलेबी, जलपान कुछ कर पाए कि नहीं आप अभी तक? दुकानें सभी बंद हैं, तो इसलिए आप मतदाता है और खास तौर पर जो बच्चियां हैं जिन्होंने आज पहली बार मतदान किया है और वो बेहद खुश भी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, आज आपने पहली बार मतदान किया, कैसा लग रहा है और लीडर किस तरह का आप चाहती हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट वोट बिकॉज मैंने अपने को फर्स्ट वोट दिया और अपने नेशन के लिए दिया है और अपनी सिक्योरिटी के लिए दिया। और मैं ऐसा लीडर ही चाहती हूँ जो हम लोगों को गर्ल्स को एम्पावर करे और जो वुमेन एम्पावर है उसको इम्प्रूव करे, वुमेन एम्पावर है उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारा जो कंट्री है और जो स्टेट है वहाँ पर हमें ऐसा एम्पावरमेंट चाहिए जहाँ पे वो महिला सशक्तिकरण की बात करे, ना कि सिर्फ हम लोग पहले असुरक्षित महसूस करते थे, पर अब आज रात को कहीं भी रात को 9 बजे निकल जाए, 10 बजे निकल जाए, मथुरा में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत इम्प्रूव करवाना चाहती हूँ। सो जस्ट गिव माई वोट फॉर माई नेशन। आपने आज मतदान किया, क्या सोचा और किस तरह का लीडर आप चाहते हैं कि आपके मथुरा से? मथुरा से ये धार्मिक नगरी है, लोकतंत्र का महापर्व है
मैं तो सभी मतदाताओं से कहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व में आपको सोने के लिए अवकाश नहीं मिलता। दुकानें बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, आप अपना पहले मतदान कीजिए, किसी पर भी कीजिए, ये आपकी स्वेच्छा है, बट पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। ऐसी मेरी सभी के लिए एक संदेश है। उसके बाद ये मथुरा धार्मिक नगरी है, यहाँ राधे राधे का खेल है, लेकिन आज कुछ मुझे अलग ही दिख रहा है। राधे राधे के अलावा आज कुछ राम में हो रहा है, कुछ मथुरा। और 5 साल का जो एक मंथ में डबल राशन, डबल इंजन की सरकार और महिला सशक्तिकरण और बिल्कुल वायलेंस नहीं, ये सब कुछ इन चीजों को देखते हुए आज का मतदाता लोकल कैंडिडेट को ना देखते हुए सीधे यूपी के कैंडिडेट, मुख्यमंत्री कैंडिडेट। तो जो यहाँ का जो मत प्रतिशत होता है वो 60% के आसपास रहता है हर बार यहाँ, यानी कि यहाँ का जो मतदाता होता है वो प्रथम श्रेणी में पास होता है। इस बार क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल इस बार बाबूजी हमारा वोट क्या विकास के लिए, और विकास के लिए हमारा वोट है, और जिसने विकास किया वही पार्टी हमारी आनी है। नहीं तो इस बार 60% मतदान हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। पब्लिक अब तक कर रही है, पब्लिक आने के लिए, वोट डालने के लिए। अच्छा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नीरज सही बात है। दरअसल जब चुनावी माहौल होता है, चुनावी वादे होते हैं, तो तमाम पार्टियां पेड़े का ही वादा करती हैं, और आज जनता की बारी है कि वो किसको पेड़ा देती हैं और किसके हिस्से में क्या आता है। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, तमाम बने रहिए मेरे सहयोगी। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास वापिस आएंगे ग्राउंड जीरो की तमाम हलचल जानने के लिए। बुलंदशहर में आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज वोट देने पहुंचा, तो यह है जज्बा हमारे देश के मतदाताओं का। डॉक्टर्स ने ट्रॉली में बनाया आईसीयू वार्ड, तो ये बेहद बड़ी और अच्छी खबर। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि मत का प्रयोग करने के लिए आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज, तो ये तस्वीर सीधा आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जब आप देख सकते हैं जज्बा है ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने का, और ये तस्वीर वोट देने पहुंचा। अपोलो अस्पताल में भर्ती था मरीज और वहीं पर बनाया गया आईसीयू। डॉक्टर्स ने ट्रॉली में बनाया आईसीयू। अपोलो अस्पताल में भर्ती था ये मरीज। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा में वोट देने पहुंचा, विधानसभा चुनावों के लिए बुलंदशहर में आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज वोट देने पहुंचा। डॉक्टर्स ने ट्रॉली में ही आईसीयू वार्ड बनाया, तो डॉक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी और साथ ही इस मरीज की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपने देखा लोगों के अंदर कितना जज्बा है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दिन हमारा दिन है जब हम अपना भविष्य चुन सकते हैं।